Hello students, in our last video we had seen that how a dipole behaves inside a uniform external electric field, but now today we are going to see what will happen to a dipole when it is placed inside a non-uniform electric field. तो बच्चों इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया था और वो यूनिफॉर्म थी, जिसका मतलब था कि हर एक पॉइंट पे कोई भी पॉइंट इस फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है, दैट इज़ कांस्टेंट। बट बच्चों अगर और इसी के अंदर हमने देखा था कि हमने हमारा डाइपोल भी रखा था। बट बच्चों अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म से हमें मतलब है कि अगर ये एक एरिया है जिसमें हमें कंसिडर करना है, तो इसमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफरेंट हो सकती है, दैट इज़ नॉट सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे डिफरेंट है। तो ऐसा वाला केस में हमारा जो डाइपोल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा ये हमें देखना है। ओके, सो in our syllabus we will not study the case in which the dipole is kept at an angle theta to a non-uniform electric field. Remember, we had already seen this case in earlier case where the electric field was uniform. तो हमने वहाँ देखा था कि इस पे एक नेट फोर्स लगता है जो टोटल डाइपोल पे वो ज़ीरो था और इस पे एक टॉर्क लग रहा था। और उसके बाद में हमने स्पेशल केसेस पढ़े थे इस टॉर्क के कि अगर थीटा ज़ीरो होगा तो क्या होगा, थीटा अगर आपका 180 डिग्री है तो क्या होगा, यानी पैरेलल वाला केस देखा था हमने एंटी पैरेलल वाला केस भी देखा था। और इसके साथ में हमने देखा था जब थीटा 90 डिग्री होगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। पर बच्चों जो यहाँ आपके सिलेबस में है वो है कि डाइपोल kept inside a non-uniform external field when there are two cases to be discussed only. That means first case is when the dipole is parallel. Remember this, these will be the two cases that we have to discuss here. When the dipole is parallel to the non-uniform external field, and second case is what will happen when the dipole is anti-parallel. Okay, so these two cases will only be discussed in this क्लास। तो इसको हम जनरलाइज करके आपको ये बता देते हैं कि ये स्पेशल केसेस ही आपके सिलेबस में है। तो हम वो कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं देखेंगे जब फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म हो और आपका जो डाइपोल है वो भी इट इज़ ऑल्सो कैप्ट एट सम एंगल थीटा। सो हियर वी विल बी स्टडिंग ओनली टू स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस इज द डाइपोल इज parallel to the applied non-uniform external field, and the second case is it is anti-parallel to the applied non-uniform external field. ओके बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड आपको समझ आ गया है। अब हम इसी को आगे बढ़ते हुए जो पहला केस है हमारा वो डिस्कस करते हैं, दैट इज दैट द डाइपोल इज कैप्ट पैरेलल। डाइपोल का मतलब है हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर से हम लोग समझ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज पैरेलल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल राइट, तो हमारा केस जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, दैट P इज मेकिंग इट इज पैरेलल, दैट द डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा फर्स्ट केस है। और दूसरा केस क्या होगा, व्हेन P इज एंटी पैरेलल, P इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो केसेस हमें डिस्कस करने। ओके, तो इससे पहले आपको बच्चों कुछ बात समझानी है, वो ये है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है ऐसी फील्ड जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हुए या तो डिक्रीज़ हो रही होगी या वो इंक्रीज़ हो रही है। ये बात आप समझ गए। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, दिस पॉइंट, लेट अस से दिस इज पॉइंट P1 and this is point P2 and this is the electric field. So if I am saying that the electric field is increasing in this direction, the electric field is increasing in direction, so in that what does that mean, that means that कि हमारा जो P1 पॉइंट है बच्चों उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ये बात आपको समझ आई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इस एरो का मतलब आप समझ रहे हैं? एरो का मतलब है कि दिस इज द डायरेक्शन इन विच माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट ऑन द लेफ्ट साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस एज कंपेयर टू द इंटेंसिटी ऑन द राइट साइड। ये बात समझ आया? इसी तरीके से अगर मैंने कोई दूसरे पॉइंट लिए होते, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है P3 और यहाँ ये पॉइंट है P4, तो ऑफकोर्स P4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मोर एज कंपेयर टू P3। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो इसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इंक्रीज हो रही है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ऑल राइट, सो let us start our first case, that was when P is parallel to the increasing electric field. all right, तो इस केस के लिए हम देखते हैं डायग्राम। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट केस। ओके, द फर्स्ट केस इज दैट E is parallel to P। सो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। ये यू हैव टू रिमेंबर दैट the direction of the increasing electric field is shown by this arrow. That means what? That means that at this point the electric field will be less as compared to the intensity will be less as compared to at this point. That means that if I have a dipole, अब मैंने P क्या है? पैरेलल है। तो डाइपोल आपको हमेशा मालूम है माइनस Q से किस तरफ जाते हैं आप? Q की तरफ। तो वो कौन सी डायरेक्शन देता है? डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन देता है। तो यहाँ मेरा माइनस Q यहाँ है और प्लस Q इस जगह पे है, तो मेरा P की डायरेक्शन कहाँ होगी? माइनस Q से P की तरफ। तो ये मेरी डायरेक्शन हो गई P की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी आपने देखा। तो आप ये देख रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये दोनों क्या हैं? सेम डायरेक्शन है। इस केस को हम बोलते हैं E इज पैरेलल टू P। ऑल राइट, तो बच्चों अब हमने ये देखा था कि द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज लेस एज कंपेयर टू द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट दिस चार्ज ऑफ माइनस Q ऑफ द डाइपोल विल एक्सपीरियंस लेसर फोर्स एज कंपेयर टू द चार्ज प्लस Q, बिकॉज यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। तो इसका मतलब ये जो इस पे फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना था? यू नो, फोर्स इज गिवन बाय QE। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? प्लस QE। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? माइनस QE। ये कौन सा फोर्स था? F माइनस Q, याद आ रहा है आपको? और ये वाला कौन सा फोर्स था? F प्लस Q। तो F प्लस Q, अब आप प्लस डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट ऑलवेज प्लस पे डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मेरा फोर्स F प्लस Q कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? F प्लस Q की डायरेक्शन ये है। ये बात समझ आए आपको? F माइनस Q हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो F माइनस Q की डायरेक्शन क्या है? F माइनस Q की डायरेक्शन ये होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इनका अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड यानी इसको अगर मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, तो मुझे ये पता चलता है कि ये जो वैल्यू है F प्लस Q की, इट इज़ मोर एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ F माइनस Q। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात आपको समझ आ गई? क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी, इसी तरीके से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी। ओके, अब क्योंकि मेरा ज़्यादा फोर्स राइट साइड में लग रहा है, वो F प्लस Q पे लग रहा है, और वो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? राइट। सो राइट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू माई लेफ्ट। दैट मीन्स दैट द नेट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो यूनिफॉर्म वाले से ये केस कैसे डिफरेंट हुआ? यूनिफॉर्म वाले केस में आपने पढ़ा था कि नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो व्हेन द फील्ड वाज यूनिफॉर्म। So when the dipole was kept inside a uniform field, you found that the net force of the system is zero.
but here the net force is not zero. So in which direction the net force is acting? Net force is acting in the direction in which my electric field is increasing. तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रही है? लेफ्ट साइड से राइट साइड में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, और उसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, नेट फोर्स लग रहा है। अच्छा बच्चों, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इस केस में लगेगा क्या? टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है। आपको मालूम है लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है तभी टॉर्क लगता है। तो आप लोग ये भी बात याद रखेंगे, टॉर्क हियर ऑल्सो इट इज़ ज़ीरो, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट द नेट फोर्स is non-zero and that is acting in the direction in which the electric field is increasing. ओके तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स भी लगता है when my P is parallel to the increasing electric field. ओके तो बच्चों ये तो हो गया मेरा केस नंबर 1। केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं हम। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट हैपेंड। केस 1 को एक बार वापस समराइज करें। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी जहाँ इंक्रीज हो रही है उसी डायरेक्शन में मेरा नेट फोर्स भी लगता है। तो ये आप देख सकते हैं नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 डायरेक्शन ऑफ F माइनस क्यू इज टुवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन ऑफ F प्लस क्यू इज टुवर्ड्स राइट। सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स डायरेक्शन? टुवर्ड्स राइट, एंड द राइट साइड में ही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। ओके तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज केस नंबर 2। तो उससे पहले ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि जैसा यूनिफॉर्म फील्ड में हो रहा था नेट फोर्स ज़ीरो था, यहाँ ज़ीरो नहीं है। दिस इज़ द अनलाइक थिंग, यहाँ इट इज़ नॉट ज़ीरो, पर यह है कि टॉर्क ज़ीरो रहेगा। ये मैं अभी आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए मूव करते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 क्या था? केस नंबर 2 है कि क्या हो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ P। डायरेक्शन ऑफ P कहाँ से कहाँ होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो जहाँ मैंने माइनस क्यू रखा था अब मैंने वहाँ प्लस क्यू रख दिया, और जहाँ मैंने प्लस क्यू रखा था वहाँ मैंने माइनस क्यू रख दिया। तो मेरी P की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? फ्रॉम A टू B। ऑल राइट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। फाइन, तो अभी इंक्रीज कहाँ हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस जगह से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है एज कंपेयर टू द पॉइंट दिस। दैट मीन्स दैट माई प्लस क्यू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और प्लस क्यू कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है? प्लस क्यू का डायरेक्शन होगा फोर्स का टुवर्ड्स दिस, ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो वो डायरेक्शन लेनी है हमें जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस पे हमेशा वही डायरेक्शन होती है। माइनस क्यू पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा? टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ये। तो इन शॉर्ट अब मेरे इन दोनों चार्जेस पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी डायरेक्शन प्लस क्यू की डायरेक्शन है ये, तो ये मेरा हो गया F प्लस क्यू। ओके, और माइनस क्यू की डायरेक्शन है ये हो गया मेरा F माइनस क्यू। अब बच्चों ज़्यादा कौन सा है? मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा कौन सा है? तो मैग्नीट्यूड वहाँ होगा जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा है? इंटेंसिटी माइनस क्यू पे ज़्यादा है। तो माइनस क्यू पे ज़्यादा होने के कारण मेरा कौन सा फोर्स पावरफुल होगा? मेरा F माइनस क्यू फोर्स जो है ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू F प्लस क्यू। तो ये ज़्यादा पावरफुल होने के कारण नेट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? सो नेट फोर्स की डायरेक्शन यस इट विल बी दिस वे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स अब अपोजिट हो गया। पहले वाले केस में कहाँ था? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था उसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स भी लग रहा था। पर इस केस में क्या हुआ? इस केस में जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है। ये बात याद रहेगा। सो the direction in which my electric field was increasing, in that opposite direction my net force increases. ये कब होता है? when the P is anti-parallel. Remember this, anti-parallel to the increasing electric field E. तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। so you can easily see the direction of the increasing electric field is this, the direction of increasing electric field is this.
सो इस केस में कौन सा फोर्स पावरफुल है, F माइनस क्यू वाला। तो ये आप देख सकते हैं F माइनस क्यू इज मोर पावरफुल, इट इज ग्रेटर देन F प्लस क्यू। दैट मीन्स दैट and the direction is like this, so that means that the net force is opposite to the net force की direction क्या आ गई, it is opposite to the increasing field which was in this direction। ओके, तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस है दोनों फोर्सेस के, दोनों टाइप के कंडीशन के अंदर। पहला केस जब मेरा P पैरेलल था इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के, और दूसरा केस जब मेरा P जो है वो एंटी पैरेलल था टू द नॉन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों केसेस आपको याद रखने हैं। आइए अब इसकी कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है बच्चों कि वाई अ कॉम्ब attracts the paper after it is run through dry hairs whereas the paper is not charged or neutral। ओके, तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको मैं बेसिकली कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। पहला है why a comb attracts paper after it is run through dry hairs whereas the paper is not charged or neutral। that means what कि आपका जो पेपर है वो तो न्यूट्रल है, पर वो फिर कैसे अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द कॉम्ब। तो इसको बेटा समझेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। जब आप अपनी कॉम्ब को, व्हेन योर कॉम्ब, ये जैसे आपके पास में एक कॉम्ब मैं बना रहा हूँ, ओके, ये आपकी कॉम्ब है, ओके, सो दिस इज़ योर कॉम्ब। तो ये कॉम्ब को जब आप हेयर से फ्रिक्शन होता है तो वी हैव सीन अ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, एंड उसके कारण ये जो कॉम्ब है इट विल गेन सम चार्ज एंड द हेयर विल गेन सम अदर चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड बट द नेचर ऑफ द चार्जेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो आप लोगों ने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में मैंने पढ़ाया था। कॉम्ब ज़्यादातर मटेरियल क्या लिया है कॉम्ब का, आपने मटेरियल लिया था कि कॉम्ब मान लीजिए प्लास्टिक से बनी है, और आपके हेयर जो हैं वो तो आपको पता ही है। तो ये हेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में ऊपर आते हैं एज कंपेयर टू प्लास्टिक। दैट मीन्स व्हाट, हेयर विल बिकम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज याद होगा आपको, एंड द प्लास्टिक विल बिकम नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, हर एक इसके जो आपके ये जो कॉम्ब के जो हर एक पार्ट है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। इन सब पे क्या आ जाएगा, कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब जब आप एक पेपर को इसके पास में लाते हैं, ये पेपर तो क्या है, न्यूट्रल है, ये पेपर आपका न्यूट्रल है, तो पेपर कैसे इसको अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको ये समझना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्जेस के कारण कॉम्ब पर आई है, ये कॉम्ब है, इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यूनिफॉर्म नहीं होती, ये कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसको आपको समझना है यहाँ कैसे ये न्यूट्रल पेपर जो है कैसे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए, वापस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सपोज करें कि ये आपका कॉम्ब है, ओके, और इस पे अभी हमने कौन से चार्जेस लेके आए थे, इस पे अभी नेगेटिव चार्जेस हैं, ओके, दीज आर द नेगेटिव चार्जेस, ये सारे नेगेटिव चार्जेस हैं इसके ऊपर, ये नेगेटिव नेगेटिव, ऑलराइट, ये आप समझिएगा इसको, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नेगेटिव चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ हो रही है, इनवर्ड, इनवर्ड यानी इसके अंदर की तरफ आ रही है, ऑलराइट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके अंदर आ रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, इन सब के अंदर आ रही है, इन सब के अंदर आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो गई, ऐसी हो गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ये बात याद रखना, जहाँ दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप कॉम्ब के पास में आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द कॉम्ब। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी
इंक्रीज होने की डायरेक्शन है टुवर्ड्स कॉम। ये बात आपको क्लियर हो गई? ऑल राइट। सो अब जब मैं इसके पास एक पेपर लेके आता हूँ, ठीक है, एक पेपर मैं लेके आया, तो ये मेरा एक पीस ऑफ पेपर है, यहाँ मेरे पास में एक पेपर पड़ा था। इस पेपर को जब मैं इसके पास में लाता हूँ तो क्या होगा, ये जो पेपर है, ये पेपर में यहाँ आपने देखे थे नेगेटिव चार्जेस हैं। ऑल राइट, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं। ये नेगेटिव चार्जेस इस पेपर के अंदर जो पॉजिटिव हैं उनको अपनी तरफ में खींचते हैं। इंडक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, तो जितने भी पॉजिटिव होंगे वो एक साइड में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने पुश किया है। पॉजिटिव इकट्ठे होने का मतलब क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड टुवर्ड्स द बैक एंड। तो दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन्स पुश हो गए तो एक तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दूसरी तरफ क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये जो पेपर है, ये पेपर कैसा बिहेव करने लग गया, एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। पेपर कैसा बिहेव कर रहा है, एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ होगा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ। तो मेरी पी की डायरेक्शन क्या है, पी की डायरेक्शन है फ्रॉम, ये पी वेक्टर बनाया मैंने, द डायरेक्शन ऑफ पी इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। ये बात आपको क्लियर हो गया क्या? तो पी की डायरेक्शन और ई की इंक्रीज होने की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ई कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है, इस जगह से इस जगह पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने की डायरेक्शन। और पी की डायरेक्शन क्या है, वो भी सेम है। तो पी इज व्हाट, पी इज पैरेलल टू द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरा जो पी है वो पैरेलल है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस पेपर पे एक नेट फोर्स लगेगा। वो नेट फोर्स कौन सा होगा, वो नेट फोर्स की डायरेक्शन अभी हमने पढ़ा था, व्हेनेवर द पी इज पैरेलल टू द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ये, तो मेरा नेट फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में। तो ये हो गई मेरी डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अब मेरा नेट फोर्स की डायरेक्शन आपको मालूम पड़ गई। इसका मतलब ये पेपर पे एक ऐसा फोर्स लगेगा जो जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स कॉम्ब, और यही कारण है कि ये पेपर उठ के कहाँ चले जाते हैं, कॉम्ब के पास अट्रैक्ट होकर के चले जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत छोटी सी चीज़ आप लोगों ने आज तक पढ़ी थी कि ये अट्रैक्ट करने लगता है बिट्स ऑफ पेपर को व्हेन द कॉम्ब गेट्स चार्ज, तो उसका फिनोमिना आपने पढ़ लिया कि क्या हो रहा है। जो पेपर है वो एक डाइपोल बन जाता है, और वो डाइपोल का जो मोमेंट है वो क्या होता है, टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कारण से नेट फोर्स ऑल्सो एक्ट्स टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पेपर कहाँ अट्रैक्ट हो जाता है, टुवर्ड्स द कॉम्ब। ये बच्चों आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से इसको लिखा है। तो आप लोग, यू कैन रीड इट। सो वेट ए सेकेंड, ओके, सो यू कैन रीड इट। व्हेन द कॉम्ब which is made up of plastic is rubbed with the dry hair, then it acquires a charge due to the friction. This charge on the comb is given by the electrostatic series and it is what, it is negative. तो आप देख सकते हो जो कॉम्ब है उस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, हेयर्स पे कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज। बट when it is brought close to the neutral paper pieces they get polarized due to induction। हमने देखा था पोलराइज कैसे हुआ था, एक पेपर को लेके आओ तो जो पास वाला एंड है वो हो जाएगा प्लस, दूसरा दूर वाला एंड वो क्या हो जाता है, माइनस। ओके, तो पेपर पोलराइज हो गया। अब क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने बताया था डायरेक्शन कौन सी रहेगी, टुवर्ड्स द कॉम्ब। सो ई इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द कॉम्ब, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस हैं। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ द पी कौन सा होगा, जो डाइपोल मोमेंट का हमको देखना है, माइनस प्लस, तो माइनस से प्लस की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ पी इज व्हाट, direction of P is also in the same way. So the direction of E, where E is increasing and the direction of P is same, therefore a net force will be acting in the same direction where the E is acting, और यही कारण है due to this net force the papers are pulled towards the comb. तो बच्चों आपको इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि why the paper being neutral earlier also gets attracted towards the comb once the comb is getting negative charge. Thank you very much बच्चों and have a good day. Bye bye.